हरियाणा विधानसभा चुनाव की दौड़ में बाजी मारते हुए बीजेपी ने कांग्रेस के मुकाबले पहले उम्मीदवारों की सूची जारी की है। 90 सीट्स में से 67 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान करते हुए बीजेपी ने सूची में जीत की हैट्रिक के लिए तमाम समीकरण साधने की कोशिश की है। पहली लिस्ट में 25 नए चेहरों को टिकट दिया गया, वहीं 7 विधायकों का पत्ता पार्टी ने साफ कर दिया। बीजेपी ने जीटी रोड बेल्ट में ज्यादातर चेहरों को रिपीट किया, वहीं दक्षिण हरियाणा में कई चेहरों पर कैंची चली। टिकट बंटवारे में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का दबदबा नजर आता है। बीजेपी ने बाजी मारी, हरियाणा में पहले लिस्ट जारी। सड़सठ उम्मीदवारों के नाम, लिस्ट में समीकरण तमाम। पच्चीस नए चेहरे उम्मीदवार, 7 विधायकों का पत्ता साफ। जीटी बेल्ट में चेहरे रिपीट, दक्षिण हरियाणा में कटे टिकट। मनोहर लाल का दबदबा, टिकट बंटवारे में सिक्का चला। दल बदलू परिवारवाद जारी, तीसरी बार विजय की तैयारी। इंद्रजीत को खुली छूट रोकी, नरबीर सिंह की टिकट पक्की। एक खानदान, 2 टिकट, 10 सीटों पर परिवारवाद की झलक। दल बदलुओं का रखा ध्यान, 9 सीटों पर बीजेपी हुई मेहरबान। दस साल की एंटी इनकम्बेंसी, हैट्रिक के लिए गहरी रणनीति। हरियाणा का रण आसान नहीं है। बीजेपी किसी भी कीमत पर तीसरी बार हरियाणा की सत्ता चाहती है। उम्मीदवारों की लिस्ट बताती है कि विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने हाल ही में पार्टी में शामिल हुए दल बदलू नेताओं पर जमकर मेहरबानी की है। लिस्ट पर परिवारवाद की छाप भी नजर आती है और इस चुनाव में बीजेपी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है। लिहाजा पार्टी चुनावी जंग जीतने के लिए किसी भी अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करने से नहीं चूक रही। हरियाणा में सरकार की हैट्रिक के लिए बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में जीत के सारे दांव पेच खेल दिए हैं। कांग्रेस से पहले लिस्ट जारी कर बीजेपी ने मनोवैज्ञानिक बढ़त पाने की कोशिश की है। इस लिस्ट में बीजेपी ने एक क्षेत्रीय समीकरण पर फूंक फूंक कर कदम रखा है। एक तरफ 27 सीटों वाले जीटी रोड बेल्ट में लगभग सभी चेहरे रिपीट कर दिए हैं। टिकट बंटवारे में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अहम भूमिका रही। यहाँ सिर्फ पिहोवा से संदीप सिंह का टिकट कटा। संदीप सिंह जूनियर महिला कोच के यौन शोषण केस में फंसे हैं। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं दक्षिण हरियाणा की 23 सीटों पर बीजेपी ने सारे गुणागणित फिट कर दिए हैं। इसी में बागी तेवर दिखा रहे राव इंद्रजीत के दबदबे वाले अहिरवाल बेल्ट भी है। बीजेपी ने अहिरवाल में 5 टिकट काट दिए। वहीं दक्षिण हरियाणा में 11 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा ही रोक दी है। ये इलाका इस लिहाज से अहम है कि जब 2014 में बीजेपी अहिरवाल बेल्ट से 11 सीटें जीती थी तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। 2019 में बीजेपी अहिरवाल में सिर्फ 8 सीटें ही जीत पाई तो सरकार बहुमत के 46 के आंकड़े से दूर 40 पर ही रह गई थी। टिकट बंटवारे में केंद्रीय मंत्री खट्टर की खूब चली। वहीं हिसार से दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई पर भी बीजेपी ने पूरा भरोसा किया। राव इंद्रजीत की बेटी और पक्के समर्थक अनिल डहीना को
बीजेपी ने जरूर टिकट दी है, लेकिन राव को खुलकर खेलने की छूट नहीं दी। उनके विरोधी कहे जाते राव नरबीर सिंह को बादशाहपुर और अभय यादव को नांगल चौधरी से टिकट देकर उन्हें झटका भी दिया है। वहीं जगाधारी विधानसभा से टिकट मिलने पर बीजेपी नेता कंवरपाल गुर्जर जीत का भरोसा जता रहे हैं। इसके अलावा टिकट बंटवारे में बीजेपी ने परिवारवाद से भी परहेज नहीं किया। जीत पक्की करने के लिए खुलकर नेताओं की बेटे बेटियों को और पत्नी तक को टिकट दी गई। ये बीजेपी की विधानसभा में जीत के लिए बड़े नेताओं से जोर लगवाने की प्लानिंग का हिस्सा है। यही नहीं, दल बदलुओं पर भी दांव खेलते हुए चुनाव से कुछ महीने पहले बीजेपी में आए 9 नेताओं को टिकट बांट दी। बीजेपी ने यहां पार्टी के वोट बैंक के साथ इन नेताओं के जनाधार को भी भुनाने की कोशिश की है। इसके साथ कैथल विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार विधायक लीलाराम ने तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने का भरोसा जताया है। हरियाणा सरकार में मंत्री और अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार असीम गोयल का कहना है कि नायब सिंह सैनी की अगुवाई में बीजेपी बड़े अंतर से तीसरी बार जीत का परचम लहराएगी। वहीं लिस्ट में 10 साल की सरकार से एंटी इनकम्बेंसी का डर भी साफ नजर आया। इसी वजह से 7 विधायकों के टिकट काट दिए गए और 7 विधायकों की टिकट भी रोक ली। 2 विधायकों की सीट बदलनी पड़ी। 25 नए चेहरों को उम्मीदवार बनाया गया। बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट से सीधा मैसेज दिया है कि जीत के लिए पार्टी कुछ भी करेगी। हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उनके सहमति से और 67 कैंडिडेट्स की सूची और ये जारी कर दी गई है। हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी वो लाडवा से लड़ेंगे और भी सभी प्रमुख लोगों की सीटें अपनी अपनी तय कर दी गई हैं। बाकी बची हुई जो 22-23 सीटें और हैं उनको भी बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको क्लियर करेगा और वो भी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी हो जाएंगे। और ज्यादा काम करेंगे और ज्यादा लोगों का विश्वास जीतेंगे और ज्यादा पार्टी को आगे लेके जाएंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे। काम किया है, काम करेंगे, ही मेरा मुख्य नारा रहा है और मैंने काम करके दिखाया है। आभारी हूँ पार्टी के नेतृत्व का, प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश के संगठन का, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे ये दायित्व सौंपा है और बादले की जनता का भी आभारी हूँ कि उनके प्यार और जो है स्नेह के कारण ही ये बादली का प्रतिनिधि बनने का फिर से मुझे जो है मौका दिया गया। हुड्डा साहब तो 14 में भी नंबर 1 हरियाणा के साथ आगे बढ़े हुए थे, फिर 19 में भी बढ़े हुए थे, अब 24 में भी वो उस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी तीसरी बार। जनता ने लगातार 10 वर्षों का काम देखा है और अब हमारे पास एक नौजवान अच्छा हंसमुख स्वच्छ छवि का मुख्यमंत्री है और बड़े खुले दिल के साथ जो है काम कर रहा है और जनता को पसंद भी आ रही है ये बातें। तो इसलिए अब जनता पूरी तरह से ये चाहती है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिले। जनता का आशीर्वाद, बहुत सारे काम हमने ऐसे किए हैं जो कांग्रेस सोच भी नहीं सकती थी। 67 उम्मीदवारों की लिस्ट में बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में हार चुके 5 नेताओं को फिर से रिपीट किया है। जाट विरोध की खबरों के बीच बीजेपी ने पिछली बीजेपी सरकार में मंत्री रहे ओम प्रकाश धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु पर फिर से विश्वास व्यक्त किया है। हाल ही में अमित शाह से मुलाकात करने वाले राव नरबीर को राव इंद्रजीत के दबदबे के बावजूद टिकट दिया गया। हालिया लिस्ट में सैनी मंत्रिमंडल के 3 मंत्रियों की टिकट या तो होल्ड कर दी गई है या फिर काट दी गई है। झटका पूर्व ओलंपियन योगेश्वर दत्त को भी लगा है। दिल्ली में डेरा डालने के बावजूद उन्हें गोहाना से टिकट हाथ नहीं लगी। बीजेपी की पहली लिस्ट में 5 चेहरे ऐसे हैं जो 2019 के विधानसभा चुनाव में हार गए थे, लेकिन इस बार उन्हें फिर से टिकट मिला है। इनमें साढ़ौरा से बलवंत सिंह, नीलोखेड़ी से भगवान दास कबीरपंथी, इसराना से कृष्णलाल पवार, नारनौन से कैप्टन अभिमन्यु और बादली से ओम प्रकाश धनखड़ का नाम शामिल है। पार्टी ने इन 5 को 2019 में टिकट दिया था, लेकिन ये जीत नहीं पाए थे। अब पार्टी ने इन 5 को दोबारा टिकट दिया है। कृष्णलाल पवार एकमात्र ऐसे सांसद है जिन्हें बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उतारा है। पवार पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली 2014 से 2019 की सरकार में परिवहन मंत्री रह चुके हैं। वो हरियाणा में बीजेपी का बड़ा दलित चेहरा है। बीजेपी ने मंत्री रहते हुए 2019 का विधानसभा चुनाव हार जाने वाले 2 जाट नेताओं को दोबारा टिकट दिया है। इनमें नारनौन से कैप्टन अभिमन्यु और बादली से ओम प्रकाश धनखड़ शामिल है। ये दोनों नेता 2014 से 2019 तक मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में दोनों ही अपनी सीट नहीं बचा पाए। अब पार्टी ने दोनों को फिर से मौका दिया है। बीजेपी चूंकि गैर जाट पॉलिटिक्स करती है, ऐसे में जाट वोट बैंक खिलाफ ना हो, इसीलिए दोनों बड़े जाट चेहरों पर फोकस किया गया है।
बादशाहपुर से 2014 का विधानसभा चुनाव जीतकर मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री बने राव नरवीर सिंह का टिकट 2019 के चुनाव में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कटवा दिया था। अब 5 साल बाद बीजेपी ने राव नरवीर सिंह को बादशाहपुर सीट से ही दोबारा कैंडिडेट बनाया है। बीजेपी ने अपने 7 विधायकों के टिकट होल्ड कर लिए हैं। इनमें गन्नौर की विधायक निर्मल रानी, नारनौल से ओम प्रकाश यादव, बावल से बनवारी लाल, पटौदी से सत्य प्रकाश जारवाता, हथीन से परवीन डागर, होडल से जगदीश नैयर और बड़खल से सीमा त्रिखा शामिल है। प्रदेशाध्यक्ष बन चुके मोहनलाल बड़ौली की सीट राई से भी फिलहाल किसी को भी टिकट देने का ऐलान नहीं किया गया है। बड़ौली से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संभावित गठबंधन पर निशाना साधते हुए तीसरी बार बीजेपी बनने का भरोसा जताया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी हाईकमान ने मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा लेकर नायब सिंह सैनी को मंत्री बनाया था। उस समय उनके मंत्रिमंडल में बड़खल की विधायक सीमा त्रिखा, सोहना के विधायक संजय सिंह और बावल के विधायक बनवारी लाल को बतौर राज्य मंत्री शामिल किया गया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 67 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी की, उनमें सोहना से संजय सिंह का टिकट काट दिया गया। इनके अलावा बड़खल की विधायक सीमा त्रिखा और बावल से बनवारी लाल का टिकट भी होल्ड कर लिया गया। सबसे चौंकाने वाला नाम पलवल सीट से गौरव गौतम का है। गौतम हरियाणा में ज्यादा एक्टिव नहीं है, वो अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव हैं। साथ ही महाराष्ट्र में युवा मोर्चा के प्रभारी की जिम्मेदारी भी देख रहे हैं। हालांकि वो केंद्रीय मंत्री अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं। इस सीट पर उनका सीधा मुकाबला पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी करण सिंह दलाल से माना जा रहा है। वहीं महम से भारतीय कबड्डी टीम के कैप्टन दीपक हुड्डा को बीजेपी ने टिकट दिया है। इसके जरिए बीजेपी ने खिलाड़ियों को साधने की कोशिश की है। खासकर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की कांग्रेस से लड़ने की चर्चाओं के बीच बीजेपी ने खिलाड़ियों को साधने की कोशिश की है। वहीं दीपक के जाट चेहरे का भी बीजेपी फायदा देख रही है। बीजेपी ने दंगल गर्ल के नाम से मशहूर बबीता फोगाट को इस बार टिकट नहीं दिया। उनकी जगह 3 दिन पहले ही जेल सुपरिटेंडेंट की नौकरी छोड़कर पार्टी ज्वाइन करने वाले सुनील सांगवान को चुनावी मैदान में उतार दिया है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने बबीता फोगाट को दादरी सीट से टिकट दिया था, लेकिन वो मात्र 24,786 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रही थी। तब निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले सोमवीर सांगवान दादरी से जीते थे। दूसरे नंबर पर जेजेपी उम्मीदवार सतपाल सांगवान रहे थे। सुनील सांगवान सतपाल सांगवान के बेटे हैं। बीजेपी ने पहली लिस्ट में पूर्व ओलंपियन रेसलर योगेश्वर दत्त को भी झटका दिया है। योगेश्वर सोनीपत जिले के गोहाना सीट से टिकट मांग रहे थे। इसके लिए वो पिछले दिनों दिल्ली जाकर बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से भी मिले थे। हालांकि बीजेपी ने योगेश्वर को खास महत्व नहीं दिया और कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट में गोहाना सीट से अपने पूर्व सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा को टिकट दे दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा को हराकर सांसद बने अरविंद शर्मा 2024 के लोकसभा चुनाव में रोहतक सीट पर दीपेंद्र से ही हार गए थे। योगेश्वर दत्त ने 2019 में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। पार्टी ने उन्हें 2019 में सोनीपत की बड़ौदा सीट से टिकट दिया था, लेकिन वो हार गए। उन्हें कांग्रेस के कृष्णा हुड्डा ने हराया था। 2020 में कृष्णा हुड्डा के निधन के बाद बड़ौदा सीट पर उपचुनाव हुआ। बीजेपी ने योगेश्वर दत्त को दोबारा टिकट दिया, लेकिन वो इस बार भी नहीं जीत पाए। उपचुनाव में वो कांग्रेस के इंदुराज नरवाल से हार गए। मेरे 35-40 साल के राजनीतिक जीवन में यदि विरोधी भी ये कहे कि भाई नरवीर सिंह के पास गए, उसने ये कहा हो कि भाई फला आदमी को लेके आओ तो मैं काम करूंगा। मैं एमएलए मंत्री बनने के बाद ये नहीं कहता उसको लेके आओ। मैंने कभी नहीं कहा किसी सिफारिश को लेके आओ। आप सीधे आओ, जिसका कोई नहीं, वो कहते ना हारे का सारा बाबा शाम हमारा। इस गुड़गांव जिले में जिसका कोई नहीं, नरवीर सिंह को आजमा के देखना, जैसे चाहोगे वैसे बदल लेना। निश्चित तौर से जनता का आशीर्वाद मिलेगा और इस टिकट दिलवाने में भी जनता का सहयोग है, कार्यकर्ताओं का सहयोग है और मैं अपने हाईकमान का और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। कांग्रेस तो स्वयं ही नहीं इस बात पे कॉन्फिडेंट है कि उसकी लहर है, क्योंकि जिसकी लहर होगा वो समझौता थोड़ी करेगा। अब आज वो 3 पार्टियों के साथ समझौता करने लगी, 2 पार्टियों और के साथ समझौता करने लगी, कल शायद एक आदमी के साथ और भी करेगी। तो जिसकी लहर वो समझौता थोड़ी करता है। इसका मतलब कांग्रेस को भी पता है उसकी कोई लहर नहीं है और कांग्रेस को भी इस बात का पता है कि जो पाप उसने पिछले टाइम में 10 साल में किए तो लोग उनको भूले नहीं है अभी तक। चाहे वो डेवलपमेंट के मामले में भेदभाव था, चाहे रोजगार देने के मामले में भेदभाव था, चाहे कानून व्यवस्था के मामले में अनदेखी करी गई गरीब आदमी की, उसके साथ बेइंसाफी हुई, लेकिन जो अपराधी थे उनको सजा नहीं दी गई। तो वो सारी चीजें लोगों के याद है और कांग्रेस को पता है कि वो लोग भूले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, मैं अपनी तरफ से समस्त कैथलवासियों की तरफ से, पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से उनको धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने दूसरी बार मेरे जैसे पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास जिताया। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका।
और जहां तक राजनीति की बात है, हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और माननीय नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री 8 अक्टूबर को दोबारा से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जारी हुई लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का दबदबा नजर आ रहा है। दूसरी तरफ इस लिस्ट में कई दिग्गजों के आलाकमान को किनारा करते हुए भी नजर आया गया। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा को महेंद्रगढ़ से टिकट नहीं मिला। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी में शामिल हुए रणजीत चौटाला को पसंद की सीट नहीं मिलने के चलते बीजेपी को वो अलविदा बोल गए। लेकिन वहीं पूर्व सीएम भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई पर बीजेपी मेहरबान नजर आई। उनके खाते में 5 सीटें गई। 67 उम्मीदवारों की लिस्ट में बीजेपी ने जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में महेंद्रगढ़ सीट से टिकट का ऐलान न करके चौंका दिया। इस सीट से पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रामविलास शर्मा चुनाव लड़ते रहे हैं। 2019 में रामविलास शर्मा कैबिनेट मंत्री रहते हुए हार गए थे। इस बार वो महेंद्रगढ़ से अपने बेटे गौतम रामविलास को टिकट दिलाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। हालांकि पार्टी ने पहली लिस्ट में उनका या उनके बेटे के नाम का ऐलान नहीं किया। बीजेपी ने पहली लिस्ट में रोहतक सीट से टिकट का ऐलान भी नहीं किया। ये सीट हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के खासम खास मनीष ग्रोवर की है, जिन्हें रोहतक में सुपर सीएम भी कहा जाता है। कुछ दिनों से मनीष ग्रोवर के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। वकीलों से विवाद के अलावा पुलिस की ओर से की गई एक एफआईआर से भड़के ग्रोवर ने खुलेआम रोहतक के एसपी हिमांशु गर्ग को धमकी दे दी थी। बीजेपी की पहली ही लिस्ट में देवेंद्र बबली को टोहाना, अनूप ठानक को उकलाना और रामकुमार गौतम को सफीदों से टिकट मिल गए। इन तीनों को खट्टर ने ही जेजेपी छुड़वाकर बीजेपी ज्वाइन कराई थी। उन्हें भरोसा दिया था कि पार्टी में पूरा सम्मान मिलेगा। इसके अलावा राव नरवीर को बादशाहपुर और विपुल गोयल को फरीदाबाद से टिकट दिलाने में भी खट्टर का एक अहम रोल है। वहीं सोहाना से तेजपाल तंवर, गुरुग्राम से मुकेश शर्मा और नांगल चौधरी से डॉक्टर अभय सिंह यादव को टिकट दिलाने में भी खट्टर की ही चली। चूंकि खट्टर 9.5 साल हरियाणा के सीएम रहे, इसीलिए उन्हें भी नाराज नहीं किया। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा खट्टर की ही चली है। वहीं राव इंद्रजीत केंद्र में राज्य मंत्री बनाए जाने से नाराज थे। वहीं बेटी आरती राव को पिछले 2 चुनाव में टिकट न देने पर भी उनकी नाराजगी बढ़ी हुई थी। इस बार बीजेपी ने राव इंद्रजीत की बेटी को पसंदीदा सीट अटेली से टिकट दे दी। इसके अलावा उनके खास समर्थक पूर्व जिला पार्षद अनिल दहीना को राव की पारिवारिक सीट कोसली से उम्मीदवार बनाया। हालांकि राव की मांग वाली बावल और पटौदी सीट को फिलहाल होल्ड कर दिया गया है। राव को बेटी के टिकट के सहारे बीजेपी ने तो साथ लिया, लेकिन उनकी सारी मांगे नहीं मानी है। पूर्व सीएम भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी ने 5 सीटें दे दी, जिनमें आदमपुर से बेटे भव्य बिश्नोई, नलवा से करीबी रणधीर पनिहार, फतेहाबाद से चचेरे भाई दुड़ा राम बिश्नोई, बरवाला से रणवीर गंगवा और समालखा से मनमोहन भड़ाना की टिकट शामिल है। मनमोहन भड़ाना प्रदेश के पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना के बेटे हैं। कुलदीप बिश्नोई के जरिए बीजेपी ने पूर्व सीएम भजन लाल के राजनीतिक रसूख को वोट बैंक में बदलने की कोशिश की है। बीजेपी की पहली लिस्ट को जातीय लिहाज से देखें तो लोकसभा चुनाव में जिस वर्ग ने सबसे ज्यादा झटका दिया, उन्हीं को सबसे ज्यादा टिकट बटी है। बीजेपी ने 90 सीटों को लेकर जारी 67 उम्मीदवारों की लिस्ट में सबसे ज्यादा 41 सीटें इन्हीं 3 वर्गों एससी, ओबीसी और जाटों में बांटी है। बीजेपी ने 13 सीटों पर एससी, 15 पर ओबीसी और 13 सीटों पर जाट चेहरों को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के कोर वोट बैंक माने जाते ब्राह्मण, वैश्य और पंजाबी वर्ग को महज 24 सीटें ही दी गई हैं। हालांकि अभी बीजेपी के 23 और उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है। उसमें इन चेहरों को ज्यादा तरजीह दी जा सकती है। लोकसभा चुनाव में जाट, एससी के अलावा ओबीसी वोट बैंक का बीजेपी को पर्याप्त समर्थन नहीं मिला, जिसकी वजह से बीजेपी हरियाणा की 10 में से 5 ही सीटें जीत पाई थी। वहीं हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने टिकट न देने पर बीजेपी छोड़ दी है। रणजीत चौटाला ने कहा है कि बीजेपी हाईकमान ने मुझे डबवाली से चुनाव लड़ने के लिए कहा था, मगर मैं वहां से नहीं लड़ना चाहता था। मैं इसी समय पार्टी छोड़ रहा हूं और रानिया विधानसभा से ही 90% निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा। रणजीत ने कहा कि रानिया में बड़ा रोड शो निकालकर बीजेपी को अपनी ताकत का एहसास करवाएंगे। बता दें कि रणजीत चौटाला पूर्व डिप्टी सीएम चौधरी देवीलाल के बेटे हैं। बीजेपी ने उन्हें चुनाव से पहले पार्टी में शामिल कर हिसार से चुनाव लड़वाया था। हालांकि वो चुनाव हार गए। इसके बाद वो सिरसा के रानिया से अपनी विधानसभा सीट पर फिर से टिकट मांग रहे हैं। वहीं हरियाणा के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता कर्णदेव कंबोज ने भी टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। कंबोज ने इस दौरान कहा कि मैं और मेरा परिवार 3 पीढ़ियों से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। कल पार्टी में कुछ लोगों को शामिल किया गया और शाम को उन्हें टिकट दे दिया गया। दूसरी ओर मेरा जैसा व्यक्ति था जो लगातार पिछले 5 साल तक प्रदेश में पार्टी के लिए कार्य कर रहा था। मेरा विरोध केवल इस बात का है कि जिस व्यक्ति को रादौर विधानसभा से टिकट दी गई है, 2019 में उसी व्यक्ति ने मेरा खुलकर विरोध किया था। उस समय वो पार्टी छोड़कर भी चले गए थे।
हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट आते ही पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। कई पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर ही इस्तीफा दे दिया। वहीं देश की चौथी सबसे अमीर महिला सावित्री ने भी बगावत कर दी है। बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद उन्होंने हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हमने फैसला लिया था कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था। आज फिर वो स्थिति बनी कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 महीने पहले ज्वाइन करा है, आज टिकट नहीं तो एक फैसला लेना पड़ रहा है। ये सारा हमारा परिवार है। जो देवीलाल ने एक बात सिखाई थी कि जिंदगी में जब भी लड़ाई लड़ो हथियार नहीं डालना चाहिए, या तो जीत के हो या मर के हो, लड़ाई लड़नी चाहिए। आप सब लोगों पे इतना भरोसा है, मैं सबकी आवाज सुन के एक एक को देख के बोल रहे हूं, उससे ज्यादा मैं चेहरे से देख रहा हूं। और मैं आज एक निर्णय ले रहा हूं, अनाउंस कर रहा हूं कि मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं। मेरा इस्तीफा चला। मुझे टिकट नहीं दिया तो फिर एमएलए तो चुनाव बीजेपी लड़ना ही नहीं। तो आखिर इखलाक कहता है, आदमी के अंदर की आत्मा कहती है कि तुम जब एमएलए नहीं, तुझे टिकट नहीं, तो फिर मैं वजीर क्यों रहूं। मैं मेरा इस्तीफा भेज दिया, मेरा सरकार से इस्तीफा। लूट की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने भी की है, आम आदमी पार्टी ने भी की है, और दिल्ली में जिस प्रकार से देखा, पंजाब में किस प्रकार से देखा है, और हरियाणा प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ने इस देश में व्यय भूख और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश को लूट का अड्डा बनाया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोकतंत्र को कमजोर किया है। लोकतंत्र की दुश्मन कांग्रेस पार्टी रही है, और कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र को खत्म करके इमरजेंसी तक लगाने का काम किया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस लोकतंत्र की विरोधी पार्टी है। इस 2024 के विधानसभा चुनाव में भी और 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में रहने वाली है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से 10 वर्षों में गरीब को न्याय देने का काम किया, किसान का सम्मान किया, महिलाओं का सम्मान किया, युवाओं को रोजगार देने का काम किया, बहुत सारी उपलब्धियां हमारी सरकार की हैं, और इसलिए आज हरियाणा प्रदेश में एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना। उन लोगों को जिन्होंने पूरे प्रदेश में जो है ना नुकसान करवाया, पूरे प्रदेश की व्यवस्था जो है ना छिन-भिन करने का काम किया, कल ही उन लोगों को ज्वाइन करा करके और शाम को उनको टिकट दे दी गई। और मेरे जैसे व्यक्ति जो निरंतर 5 साल से जो ओबीसी मोर्चे का प्रदेश का कार्यभार भी संभाल रहा था मैं, तो उसको लेकर के मैं 5 साल तक जैसे मैंने पूरे प्रदेश में मेहनत की है और ओबीसी समाज को ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया है। अभी भी इस चुनाव के निमित्त हमने टोलियां बनाई हुई थी, सामाजिक टोलियां, 150 हमारी टोलियां चली हुई हैं। आज उन्होंने अपनी गाड़ियां भी ज़्यादातर लोगों ने वापस कर दी हैं, वो भी अपने सब घर पे बैठ गए हैं। और मेरा सिर्फ जो है ना विरोध इस बात को लेकर के है कि जिस आदमी को यहाँ से रदौर से टिकट दी गई, 2019 में यही आदमी था जिसने जो है ना मेरा खुल करके विरोध किया था, उसके ऑडियो वायरल हुई थी। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने पत्ते खोल चुकी है, लेकिन टिकट ऐलान के बाद मची भगदड़ देख कांग्रेस में उम्मीदवारों की लिस्ट होल्ड करने के आसार बन चुके हैं। यहां तक कि हमने तस्वीरें भी देखी कैसे एआईसीसी हेडक्वार्टर्स के बाहर कांग्रेस के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुट गए और वो कहने लगे कि पैराशूट प्रत्याशी हमको नहीं चाहिए, बाहरी प्रत्याशी हमको नहीं चाहिए। तो हरियाणाकरण इस बार किसी के लिए भी बहुत आसान नहीं रहने वाला है। हर एक दल, हर एक पार्टी जी तोड़ मेहनत कर रहा है ताकि हरियाणा में वो अपनी सरकार बना पाए। ये तो जनता ही तय करेगी उनकी किस्मत कि किस किस को विधानसभा में सत्ता की चाबी सौंपती है और किसे विपक्ष में बैठने का मौका देती है।